नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिमाचल के सीएम का बड़ा बयान। कहा, बॉर्डर पर फिर से चीनी सैनिकों की गतिविधि हुई तेज। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि इंडियन आर्मी ने लद्दाख में तैनात किया K9 वज्र, और आपको बताएंगे उसकी खासियत और ताकत। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि CBSE 12वीं की परीक्षा रद्द। पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा कि तनावपूर्ण स्थिति में छात्रों को ना किया जाए परीक्षा में बैठने को मजबूर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। हिमाचल के सीएम का बड़ा बयान। कहा, बॉर्डर पर फिर से चीनी सैनिकों की गतिविधि हुई तेज। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बीते एक साल से जारी है। हालांकि कई बार अहम बैठक से लगा कि दोनों देश किसी सार्थक समझौते पर पहुंच गए हैं, लेकिन एक बार फिर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में दावा किया कि तिब्बत से सटे भारतीय सीमा पर चीनी सेना की उपस्थिति का शंका पैदा करती है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सीएम अभी हाल ही में लाहौल स्पीति जिले के शामडो में भारत चीन सीमा क्षेत्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने बारीकी से चीनी सेना की गतिविधि को जाना। उन्होंने कहा कि तिब्बत से सटे सीमा पर चीन बुनियादी ढांचा को मजबूत करने में जुटा हुआ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वे केंद्र सरकार को जल्द ही इस बाबत विस्तार से जानकारी देंगे। मालूम हो कि जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले साल भी चीन के हेलीकॉप्टरों ने प्रदेश की हवाई सीमा के अंदर पहुंचकर संदेह पैदा कर दी थी। यही नहीं, सीमा के नजदीक सड़कें भी बनाने की जानकारी मिली है। वहीं इससे पहले हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी सरकार का ध्यान खींचा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीमा पर बसे गांव के लोगों में असुरक्षा की भावना एक बार फिर से होने लगी है, जिस पर सीएम ने संवेदनशील मसले पर राजनीति से दूर रहने की सलाह भी दी थी। उधर सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में सेना की पूरी तरह नजर है, किसी भी गतिविधि का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इंडियन आर्मी ने लद्दाख में तैनात किया K9 वज्र, जाने क्या है इसकी खासियत और ताकत। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले साल चीनी सैनिकों की हरकत के बाद से ही भारतीय सेना अलर्ट पर है। अब भारतीय सेना ने लद्दाख के मैदानों में चीनी सेना के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए खास तैयारी की है और K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी को तैनात किया है। K9 को 2018 में भारतीय सेना में शामिल किया गया है और लद्दाख में पहली बार इनकी तैनाती की गई है। K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी लद्दाख के मैदानों में कार्रवाई के लिए बहुत कारगर हथियार है। इसमें 155 मिलीमीटर की तोप लगी है, जिसकी रेंज 18 से 52 किलोमीटर है। इसमें टैंकों की तरह ट्रैक लगे हुए हैं, जिससे ये किसी भी तरह के मैदान में चल सकती है। इसका ताकतवर इंजन इसे 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देता है। इसमें 5 सैनिकों का क्रू होता है, जो किसी टैंक की तरह मजबूत बख्तर से पूरी तरह सुरक्षित होता है। भारतीय सेना ने फरवरी में लद्दाख के मैदानों इसका परीक्षण शुरू कर दिया था। K9 वज्र में टैंक और तोप दोनों की ही खासियत है। किसी टैंक की तरह इसका बख्तर दुश्मन की गोलीबारी से इसे पूरी तरह सुरक्षित रखता है और ट्रैक इसे हर तरह के मैदान में तेजी से चलने में मदद करता है। वहीं ये किसी तोप की तरह लंबी दूरी तक भारी गोलाबारी कर सकती है। लद्दाख में मई 2020 से भारत और चीन आमने सामने हैं। चीन ने तनाव शुरू होने के बाद से ही बड़ी तादाद में अपने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को यहां तैनात किया है। सूत्रों के मुताबिक चीन की 4वीं और 6वीं मोटराइज्ड डिवीजन यहां तैनात है। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पर्याप्त संख्या में टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती की है। भारतीय सेना ने अपने T90 टैंकों को भी लद्दाख में तैनात कर दिया है। पिछले साल 30 अगस्त में से पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर कार्रवाई करते हुए भारत ने कई महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद भारत ने चुशुल क्षेत्र में रेजांगला, रेचिल्ला और मुखपरी चोटियों पर 15,000 फीट तक की ऊंचाई पर अपने टैंकों को तैनात कर दिया था। इस साल फरवरी में दोनों देशों के बीच हुए समझौते के बाद दोनों ही सेनाएं दक्षिण लद्दाख के कई जगहों पर कुछ पीछे हट गई थी, लेकिन अभी भी दौलत बेग ओल्डी सहित कई जगहों पर सैनिक आमने सामने। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। CBSE 12वीं की परीक्षा रद्द। पीएम मोदी बोले, तनावपूर्ण स्थिति में छात्रों को ना किया जाए परीक्षा में बैठने को मजबूर। जी हां दोस्तों, CBSE की 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग में यह फैसला लिया। यह भी फैसला लिया गया है कि 12वीं कक्षा के परिणाम समयबद्ध तरीके से एक अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य मानदंड के अनुसार बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि CBSE की 12वीं की परीक्षा पर फैसला छात्रों के हित में लिया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 ने अकादमिक कैलेंडर को प्रभावित किया है और बोर्ड परीक्षाओं का मुद्दा छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों में अत्यधिक चिंता पैदा कर रहा है, जिसे समाप्त किया जाना चाहिए। पीएम ने बैठक के दौरान कहा
कहा कि हमारे छात्रों का स्वास्थ्य और सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस पहलू पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की चिंता है, जिसे दूर किया जाना चाहिए। पीएम ने आगे कहा कि ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए और इसके लिए सभी हितधारकों को छात्रों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। पीएम ने कहा कि देश भर में कोविड की स्थिति एक गतिशील स्थिति है, जबकि देश में संख्या कम हो रही है और कुछ राज्य प्रभावी सूक्ष्म नियंत्रण के माध्यम से स्थिति का प्रबंधन कर रहे हैं। कुछ राज्यों ने अभी भी तालाबंदी का विकल्प चुना है। ऐसे में छात्रों के स्वास्थ्य को लेकर छात्र, अभिभावक और शिक्षक स्वाभाविक रूप से चिंतित हैं। पीएम ने कहा कि ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि हमारे छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का अत्यधिक महत्व है और इस पहलू पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज के समय में इस तरह की परीक्षाएं हमारे युवाओं की जोखिम में डालने का कारण नहीं हो सकती है। पीएम ने कहा कि सभी हितधारकों को छात्रों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। पीएम ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि परिणाम अच्छी तरह से परिभाषित मानदंडों के अनुसार निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से तैयार किए जाएं। व्यापक परामर्श प्रक्रिया को उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने सराहना की कि भारत के कोने कोने से सभी हितधारकों से परामर्श करने के बाद एक छात्र हितैषी निर्णय लिया गया है। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने के लिए राज्यों को भी धन्यवाद दिया। यह भी निर्णय लिया गया कि पिछले साल की तरह यदि कुछ छात्र परीक्षा देने की इच्छा रखते हैं तो स्थिति अनुकूल होने पर उन्हें सीबीएसई द्वारा ऐसा विकल्प प्रदान किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इजराइल पैलेस्टाइन वॉर में कूदा यूएई, मुस्लिम देशों से दूर हटकर इजराइल से मिलाया हाथ। जी हां दोस्तों, फिलिस्तीनियों पर हमले को लेकर एकजुटता दिखाने वाले मुस्लिम देशों में एक बार फिर तनाव बढ़ने जा रहा है। फिलिस्तीन पर हमले के चलते इस्लामिक देशों की बैठक में उभर कर सामने आया तनाव और गहरा गया है, क्योंकि इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने टैक्स को लेकर एक समझौते पर सोमवार को हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल के वित्त मंत्रालय ने बताया कि पिछले साल दोनों देशों के बीच रिश्तों के सामान्य होने के बाद इस दिशा में यह कदम उठाया गया है। यूएई के वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर में बताया था कि वह दोहरे कराधान से बचने के लिए इजराइल के साथ प्रारंभिक समझौता कर चुका है। दोनों पक्षों के इस करार को इस साल मंत्रियों और संसद ने मंजूरी दी। दोनों पक्षों के बीच यह समझौता 1 जून 2022 से प्रभावी होगा। पिछले साल संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजराइल के बीच संबंधों के सामान्य होने के बाद यह पहली कर संधि है। इसी तरह इजराइल, मोरक्को और सूडान के साथ भी संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक यह करार मुख्य रूप से OECD मॉडल पर आधारित है। इजराइल के वित्त मंत्री इजराइल कार्ड्स ने एक बयान में कहा, यह व्यवसायिक गतिविधि के लिए निश्चित और अनुकूल माहौल मुहैया कराएगा और संयुक्त अरब अमीरात के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा। समझौते के तहत कर कटौती, लाभांश और रॉयल्टी की सीमा तय की गई है। इजराइल के विदेश मंत्री गैबी अश्केनाजी ने कहा, यह संधि निवेश और व्यापार को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मदद मिलेगी। क्योंकि पिछले सितंबर में एक सामान्य डील के तहत इजरायली और यूएई के बैंकों और अन्य कंपनियों ने सहयोग सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही दोनों पक्षों में सीधी उड़ानों को लेकर भी डील फाइनल हुई है। यूएई और इजराइल में संबंधों के सुधार के साथ अन्य मुस्लिम देशों में तनाव बढ़ा है। खासकर हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन में टकराव के चलते यह तनाव और उभरकर सामने आया। मई की शुरुआत में 57 देशों के इस्लामिक सहयोग संगठन की एक बैठक में राजनयिकों ने इजराइल से संबंधों को लेकर अलग अलग मसलों पर एक दूसरे की आलोचना की। ईरानी विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जारिफ ने बैठक में कहा था, फिलिस्तीनी बच्चों का नरसंहार आज रिश्तों के कथित रूप से सामान्य होने के बाद हुआ है। उन्होंने कहा, इस आपराधिक और नरसंहार शासन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दोस्ताना बर्ताव ही उसके अत्याचारों को बढ़ावा देते हैं। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत कावुसोग्लू भी इस मसले पर ज़रीफ के साथ नजर आए। यह अलग बात है कि इजराइल के तुर्की के साथ भी राजनयिक संबंध हैं। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत कावुसोग्लू का कहना था, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपना नैतिक बल खो दिया है और इजराइल के लिए आवाज उठाई है। उनका कहना था, अगर हमारे ही परिवार के आधे अधूरे बयान आ रहे हैं तो हम दूसरों की आलोचना कैसे कर सकते हैं? हमारी बातों को कौन गंभीर? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चालबाज चीन ने LAC के लिए तैयार किया स्पेशल एयर डिफेंस सिस्टम। क्या है ड्रैगन की मंशा? जी हां दोस्तों, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पश्चिमी थिएटर कमांड के लिए एक संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली बनाने के लिए वायुसेना और सेना के कुछ हिस्सों को आपस में जोड़ा है। इनकी जिम्मेदारी वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ संचालन की होगी। आपको बता दें, यह घटनाक्रम बिल्कुल ही नया और चौंकाने वाला है। चीन की मंशा क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने की है। यह कदम चीन द्वारा तिब्बत और झिंजियांग में नए सैन्य उपकरणों और संरचनाओं के बढ़ने, भारत के साथ सीमा गतिरोध के बीच LAC के अपने हिस्से में वायु रक्षा और मिसाइल की स्थिति और हवाई अड्डों को मजबूत करने की कई रिपोर्टों का अनुसरण करता है। घटनाक्रम से परिचित लोगों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि PLA ने पहली बार एक संयुक्त वायु रक्षा नियंत्रण प्रणाली बनाने के लिए पश्चिमी थिएटर कमांड में वायुसेना की कमान की श्रृंखला में सेना की वायु रक्षा इकाइयों को एकीकृत किया है। लोगों ने कहा कि पश्चिमी थिएटर कमांड के तहत एक अज्ञात स्थान पर हाल ही में एक अभ्यास के दौरान इस नई प्रणाली को अपनी गति के माध्यम से रखा गया था। इसमें सेना के हिस्सों को वायुसेना के साथ संयुक्त रूप से प्रशिक्षण दिया गया था, जबकि वायुसेना द्वारा कमान और नियंत्रण का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा
ऐसा प्रतीत होता है कि पीएलए वायुसेना एलएसी के साथ सभी वायु रक्षा नेटवर्क संपत्तियों को नियंत्रित कर रही है। चीनी पक्ष ने सेना और वायुसेना की ऐसी सभी संपत्तियों को केंद्रीय नियंत्रण में रखने की तत्काल आवश्यकता महसूस की है। इसका मकसद किसी भी फैक्ट्रिकाइड और अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने का है। एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर, जो एलएसी पर घटनाक्रम को बारीकी से देखते हैं, ने कहा कि सामान्य समय में इस तरह के विकास को सैन्य तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए एक देश द्वारा नियमित कदमों के हिस्से के रूप में देखा जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि हमारे बीच टकराव है, हमें इसे उस संदर्भ में देखना चाहिए और उसके अनुसार योजना बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि चीनी पक्ष सभी हवाई रक्षा संपत्तियों को एक ग्रिड में ला रहा है और उन अंतरालों को पाट रहा है जिनका भारतीय वायुसेना द्वारा फायदा उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा अतिरिक्त रडार स्टेशनों और अन्य सेटअप बनाए जाने की खबरें आई हैं। चीनी पक्ष लंबे समय से इसकी कोशिश कर रहा था। उनका उद्देश्य भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक क्षमता को कुंद करना होगा। पिछले साल जून में गलवान घाटी में एक घातक झड़प के बाद दोनों पक्षों के बीच संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं। इस घटना में इसके परिणाम स्वरूप 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। 1975 के बाद एलएसी पर पहली मौत हुई थी। पिछले महीने की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि पैंगोंग झील के आसपास से अपनी सेना वापस लेने के बाद चीन ने सैनिकों और उपकरणों के एक बड़े हिस्से को पास के रुतोक काउंटी में स्थानांतरित कर दिया, जहां 2019 से नए सैन्य बैरक बनाए। करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन में फिर कोरोना की दस्तक, 23 नए मामले, कई शहरों में पाबंदियां लागू। जी हां दोस्तों, दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस की ताजा लहर अपना असर दिखा रही है। अब कोरोना की जहां उत्पत्ति हुई यानी चीन में भी फिर नए मामले आने शुरू हो गए हैं। कोरोना संक्रमण में तेजी के बाद चीन ने अपने यहाँ ग्वांगडोंग इलाके में कई तरह की पाबंदियां लगा दी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 31 मई को चीन में 23 नए कोरोना केस दर्ज किए गए। उससे एक दिन पहले 27 केस सामने आए थे। इनमें करीब 1 दर्जन केस साउथ ग्वांगडोंग इलाके में ही सामने आए हैं। इसलिए इन इलाकों में पाबंदियों का ऐलान किया गया है। 1 दर्जन केस आने के बाद ही चीन ने सख्ती बढ़ा दी। अब ग्वांगडोंग से बाहर जाने वाले किसी भी व्यक्ति को कोरोना का टेस्ट करवाना होगा, साथ ही यहाँ आने वाले व्यक्ति को भी टेस्ट करवाना होगा। ग्वांगडोंग प्रांत हांगकांग के इलाके से सटा हुआ है। चीन ने अब ग्वांगडोंग इलाके में जगह जगह कोविड टेस्टिंग लैब की व्यवस्था कर दी है, ताकि अगर किसी को टेस्ट करवाना हो तो करवा ले। साथ ही अब जो भी व्यक्ति प्लेन, ट्रेन, बस या प्राइवेट कार से इस इलाके से बाहर जाएगा तो उसे दिखाना होगा कि वो कोविड नेगेटिव है। प्रांत के ग्वांगझू शहर में कोरोना के नए मामले सामने आने की वजह से टीमों को टेस्टिंग पर जोर देने को कहा गया है। ऐसे में सोमवार से यहाँ वैक्सीनेशन को रोक दिया गया है। अभी तक शहर में 3 मिलियन से अधिक सैंपल लिए जा चुके हैं। कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। चीन बता दे कि ग्वांगडोंग में भले ही अभी दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले काफी कम केस हों, लेकिन चीन किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता है। चीन ने पहले दावा किया था कि उसने कोविड को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन कुछ वक्त बाद यहाँ पर कोरोना के नए केस निकलकर सामने आ जाते हैं। चीन ने पिछले साल मार्च में ही कोरोना वायरस पर अपनी जीत का ऐलान कर दिया था। वहाँ कुल केस की संख्या 1 लाख से कम ही बताई गई। हालांकि दुनिया ने कभी चीन के आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया। चीन ने अपनी काफी आबादी को वैक्सीन लगा दी है, ऐसा उसका दावा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इजराइल पर फिर भीषण हमले की तैयारी में जुटा हमास, बना रहा हजारों नए रॉकेट। जी हां दोस्तों, इजराइल पर हजारों की तादाद में रॉकेट की बारिश करके दुनिया को भौचक करने वाला फिलिस्तीनी उग्रवादी गुट हमास एक बार फिर से तबाही मचाने की तैयारी में जुट गया है। हमास ने इजराइल के ज्यादातर हिस्सों में मार करने में सक्षम नए रॉकेट का प्रोडक्शन फिर से शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि हमास एक बार फिर से हजारों की तादाद में रॉकेट का जखीरा तैयार कर रहा है। तासनीम न्यूज एजेंसी ने हमास के राजनीतिक ब्यूरो फतही हमद के हवाले से यह जानकारी दी है। कई दिनों तक चले बमबारी और हमले के बाद इजराइल और फलस्तीन के बीच मिस्र की मध्यस्थता में पिछले दिनों सीजफायर समझौता हुआ है। हमद ने कहा, हमारी फैक्ट्री और वर्कशॉप ने एक बार फिर से अल कद्स और तेल अवीव में नेतन्याहू की कट्टरता को रोकने के लिए हजारों रॉकेट का निर्माण फिर से शुरू कर चुके हैं। हमास और इजराइल के बीच 10 मई को उस समय भीषण संघर्ष शुरू हो गया था, जब पूर्वी यरूशलेम में अरब मूल के लोगों और इजरायली पुलिस के बीच कोर्ट के एक आदेश को लेकर झड़प शुरू हो गई। इस आदेश में फलस्तीनी परिवारों को शेख जर्राह से जाने को कहा गया था। इसके बाद हमास और इजराइल की सेना में भीषण संघर्ष शुरू हो गया। इजराइल का दावा है कि हमास की ओर से 4000 से अधिक रॉकेट दागे गए। यह संघर्ष कुल 11 दिनों तक चला और केवल गाजा पट्टी में ही 243 लोग मारे गए। इसमें 66 बच्चे भी शामिल थे। इजराइल के भी 12 लोग मारे गए। एक भारतीय नर्स की भी इस हमले में मौत हो गई थी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने स्वीकार किया है कि फिलिस्तीनी आतंकियों के साथ हुई झड़प के दौरान उसके डिफेंस सिस्टम ने खुद के ही ड्रोन को मार गिराया था। इस एल्बिट स्काईलार्क ड्रोन को इजरायली सेना की एक विंग खुफिया जानकारी जुटाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी, जिससे आयरन डोम बैटरी ने हमास का रॉकेट समझ मिसाइल फायर कर मार गिराया। इस घटना के बाद से ही इजरायली सेना में ड्रोन ऑपरेशन और दुश्मनों की यूएवी को पहचानने के लिए व्यापक फेरबदल करने की तैयारी की जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में योगी सरकार का मिशन जून अभियान आज से 1 करोड़ लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आज से योगी सरकार मेगा टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने जा रही है। सरकार ने जून माह
माह में 1 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसे मिशन जून अभियान नाम दिया गया है। इस मिशन के तहत जून माह में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस अभियान को पूरे प्रदेश में ड्राइवर, वेंडर, रिक्शा चालक आदि के लिए 15 जून से शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कोविड समीक्षा बैठक में कहा कि हमारा लक्ष्य है जून माह में 1 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाए। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोरोना की वैक्सीन का खुराक मौजूद है, जिससे कि हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। मिशन जून को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि युद्ध स्तर इस अभियान को आगे बढ़ा जाए। साथ ही साथ वह केंद्र सरकार और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के संपर्क में रहें, जिससे कि वैक्सीन की सप्लाई निर्बाध रूप से जारी रहे। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में 6000 टीकाकरण केंद्र स्थापित करेगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को, खास करके आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बिना किसी दिक्कत टीका लगाया जाए। बता दें कि राज्य सरकार ने पहले ही पत्रकारों, सरकारी कर्मचारियों, हर राज्य की न्यायपालिका के सदस्यों के लिए विशेष टीकाकरण कैंप की शुरुआत कर दी है। अभी तक उत्तर प्रदेश में कुल 1,83,32,104 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इन सभी लोगों को कोरोना की दोनों खुराक लगाई जा चुकी है। जिन लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है उसमें से 2/3 लोग 45 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, जबकि 18 से 44 वर्ष की आयु के 34 लाख लोगों को कोरोना की पहली खुराक दी जा चुकी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। डिप्टी सीएम ने किया 300 सीट जीतने का दावा, योगी कैबिनेट और संगठन में बदलाव के संकेत। जी हां दोस्तों, यूपी में एक बार फिर से योगी मंत्रिमंडल और बीजेपी के संगठन में बदलाव की चर्चा जोरों पर है। मंगलवार को लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के साथ मुलाकात की। बैठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने आज फिर वही नारा दोहराया जिन्होंने 2017 के विधानसभा चुनावों में तत्कालीन उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रहते हुए दिया था। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम साल 2022 में 300 से अधिक सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत प्राप्त करेंगे। उनके इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में संगठन और मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इस समय यूपी की सियासत में चर्चा है कि केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जबकि स्वतंत्र देव सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वहीं आईएएस ए.के. शर्मा को उप मुख्यमंत्री का पद मिलेगा। इसके अलावा कई मंत्रियों को भी इस बार हटाने का कयास लगाए जा रहे हैं। संगठन में भी कई नेताओं की जिम्मेदारी बदलने की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने इससे पहले लखनऊ में मिशन 2022 के लिए पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मंथन शुरू कर दिया। उन्होंने राज्य सरकार के मंत्रियों से एक-एक कर भेंट की और उनसे सरकार के कामकाज के साथ ही आम लोगों की पार्टी के प्रति राय जानी। संतोष मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और वहां कोर कमेटी के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि इससे पहले मुख्यमंत्री के साथ बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव पर चर्चा हुई। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर सुबह से ही संगठन के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों के बीएल संतोष के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। मुख्य रूप से सुरेश खन्ना, जयप्रताप सिंह, महेंद्र सिंह, दारा सिंह चौहान के अलावा कानून मंत्री ब्रजेश पाठक मिलने पहुंचे। पंचायत चुनाव के परिणामों पर हुआ मंथन। मंत्रियों से विधानसभा चुनाव 2020 में कैसे और किन नीतियों के साथ लड़ा जाए, इस मुद्दे पर मत जाना गया। कुछ मंत्रियों ने जिलों में आ रही दिक्कतों का भी जिक्र किया। सूत्रों का कहना है कि पंचायत चुनाव में पार्टी की रणनीति से कुछ पदाधिकारी व मंत्री असहमत दिखे। उन्होंने पंचायत चुनाव में पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित करने और फिर उन्हें पार्टी सिंबल न देने के मुद्दे पर बात रखी। कुछ ने पंचायत चुनाव की रणनीति में हुई गलतियों पर भी मुखर होकर राय दी। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख चुनाव की भी चर्चा हुई। कैसे पार्टी ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष के पद हासिल कर, इस पर रणनीति बनी। कुछ विधायकों की नाराजगी का मुद्दा भी उठा। मंत्रियों से जानने की कोशिश हुई कि क्या कुछ नाराज विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। विधानसभा चुनावों के लिए जुटे। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन ने विधानसभा चुनाव 2022 के लिए गंभीरता से जुटने का आह्वान किया। वहीं जिलों, खासतौर पर गांवों व कस्बों में पार्टी के कामकाज और विधायकों व सांसदों की छवि में सुधार के लिए ज्यादा से ज्यादा सेवा कार्य करने की भी रणनीति बनाई गई। सूत्रों ने बताया, मंत्रिमंडल विस्तार के मद्देनजर हटाए जाने वाले मंत्रियों के नाम के एवज में कुछ जिलाध्यक्षों से 3 नाम मांगे गए हैं। माना जा रहा है कि कुछ मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारी देने और कुछ संगठन पदाधिकारियों को मंत्रिमंडल में लेने पर भी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब चीन से होगा बर्ड फ्लू का विस्फोट। पहली बार इंसान में मिला वायरस का H10N3 स्ट्रेन। जी हां दोस्तों, चीन में पहली बार इंसान में बर्ड फ्लू मिला है। 41 वर्षीय शख्स में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन पाया गया है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने इसकी पुष्टि की है। यह शख्स चीन के झेनजियांग का रहने वाला है। एनएचसी ने बताया कि बुखार और अन्य लक्षण दिखने के बाद इस शख्स को बीते 28 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती किया गया था। इसके 1 महीने बाद यानी 28 मई को इस शख्स के शरीर में H10N3 स्ट्रेन पाए जाने की पुष्टि हुई है। हालांकि एनएचसी ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि यह शख्स वायरस से संक्रमित कैसे हुआ। हालांकि H10N3 स्ट्रेन उतना शक्तिशाली नहीं है और इससे खतरा भी कम है। एनएचसी ने यह भी बताया कि इस वायरस स्ट्रेन के बड़े स्तर पर फैलने की आशंका भी बहुत कम है। पीड़ित शख्स की स्थिति अब स्थिर है और जल्द ही उसे अस्पताल से छुट्टी
मिल जाएगी। शख्स के संपर्क में आए लोगों की चिकित्सकीय जांच में कोई भी संक्रमित नहीं पाया गया है। बता दें कि चीन में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू के कई स्ट्रेन मौजूद हैं और इनमें से कुछ इंसानों को भी संक्रमित कर चुके हैं। खासतौर पर वे लोग प्रभावित होते हैं जो पोल्ट्री में काम करते हों। NHC ने यह भी बताया कि अभी तक H10N3 स्ट्रेन दुनिया भर में किसी भी इंसान में नहीं पाया गया था। करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख में बर्फ पिघलते ही एक्शन में PLA, जाने भारत के इन हथियारों के सामने चीन की क्या तैयारी। जी हां दोस्तों, लद्दाख के गलवान वैली में जून 2020 में चीनी की सेना के साथ हुई झड़प के बाद से अब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक असहज शांति बनी हुई है। अभी भी भारत चीन सीमा पर कई ऐसे पॉइंट्स मौजूद हैं जहां भारतीय और चीनी सेना आमने सामने डटी हुई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।